Hello guys, welcome back again. This is Sanu and in this video we will discuss about thermodynamic derivation of law of mass action. हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम बीएससी थर्ड सेमेस्टर और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये जो हमारा टॉपिक है इसको मैं आपको बोर्ड पर नहीं बता रही हूँ आज मैंने इसको एक नोटबुक पे नोट कर रखा है, तो मैं उसकी हेल्प से आपको एक्सप्लेन करूँगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो टॉपिक है वो काफ़ी लेंदी है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम इसी में लग जाएगा, और अगर मैं आपको खुद लिख लिख करके समझाऊँगी तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने इस वीडियो को शॉर्ट करने के लिए पहले से नोट्स बना लिए हैं, देन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। डोंट वरी, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हमारा थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन लॉ ऑफ मास एक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं, इसकी हेल्प से क्या करते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फ्री एनर्जी के बीच के रिलेशनशिप को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम वो भी देखेंगे, और उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन आइसोथर्म। देखिए, रिएक्शन आइसोथर्म या फिर वॉन ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, और उससे पहले मैंने आपको बताया था वेन ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म के बारे में। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसकी हेल्प से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फ्री एनर्जी को भी बता सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन को कंसिडर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन को कंसिडर किया है। तो यहाँ पर है वेयर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर अज्यूम्ड टू बी आइडियल गैसेस। यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं आर अज्यूम्ड टू बी आइडियल गैसेस, और यहाँ पर हमने एक जनरल केमिकल रिएक्शन को, जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसको कंसिडर किया है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? देखिए, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें दोनों ही डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करती है, जैसे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जैसे ए प्लस बी है, ए प्लस बी आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, एम प्लस एन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जो एम प्लस एन है वो वापस से कन्वर्ट हो जाएंगे ए प्लस बी को, यानी ये जो एम प्लस एन का फॉर्मेशन हुआ है ये वापस बना देंगे ए प्लस बी को। तो इस तरीके की रिएक्शंस क्या होती हैं, हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं, जिसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में रिएक्शन होती है, बैकवर्ड। ठीक है, तो हमने एक यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन को ले रखा है। ये जो पैराग्राफ है उसमें क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो कैपिटल ए और कैपिटल बी, ये जो रिएक्टेंट्स हैं उनके मोल्स क्या हैं, तो कैपिटल ए के मोल्स क्या हैं, स्मॉल ए, और कैपिटल बी के मोल्स क्या है, स्मॉल बी। यहाँ पर ये बोला जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए, यहाँ पर जी रिएक्टेंट्स के लिए हम केमिकल पोटेंशियल को कैसे लिखेंगे, तो रिएक्टेंट्स क्या हैं, ए बी हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, उनके लिए जब हम केमिकल पोटेंशियल को लिखेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, म्यू यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे ये वाला जो स्मॉल ए है वो आगे लिख देंगे, और म्यू देन कैपिटल ए, प्लस बी के लिए जब हम केमिकल पोटेंशियल लिखेंगे तो स्मॉल बी म्यू कैपिटल बी, और इसको बोलेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर जो हमने ये लिया है म्यू ए और म्यू बी, ये क्या है, आर दी केमिकल पोटेंशियल्स, यानी यहाँ पर जो हमने म्यू ए और म्यू बी लिया है वो केमिकल पोटेंशियल्स हैं। किसके केमिकल पोटेंशियल्स हैं, ए एंड बी के। यहाँ पर जो रिएक्शन में ए एंड बी हैं रिएक्टेंट्स, उनके केमिकल पोटेंशियल्स क्या हैं, म्यू ए और म्यू बी। सिमिलरली फॉर द प्रोडक्ट्स वी हैव, अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स के लिए लिखेंगे। यहाँ पर हमने रिएक्टेंट्स के लिए निकाले थे केमिकल पोटेंशियल, अब हम प्रोडक्ट्स के लिए लिखेंगे तो सेम कर देंगे। जैसे हमारे पास रिएक्शन क्या थी, ये हमारे पास रिएक्शन थी, तो हम प्रोडक्ट्स में क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट्स के लिए जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे स्मॉल एम म्यू कैपिटल एम, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट में था, स्मॉल एन म्यू कैपिटल एन। तो इसको हम इक्वेशन सेकेंड बोल देंगे। ये हमने रिएक्टेंट्स के लिए निकाल लिया है, ये हमने प्रोडक्ट्स के लिए निकाल लिया है। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है इन ईच केस प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट, यानी यहाँ पर सभी केसेस में प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ आगे क्या दे रखा है, डेल्टा जी क्या है, रिएक्शन, मतलब यहाँ पर जो फ्री एनर्जी है, जो रिएक्शन की फ्री एनर्जी है, डेल्टा जी मतलब रिएक्शन की फ्री एनर्जी। तो जो रिएक्शन की फ्री एनर्जी है वो किसके इक्वल है, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स की फ्री एनर्जी के इक्वल है रिएक्शन की जो टोटल एनर्जी है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट की जगह पे क्या लिख देंगे, हम ये लिख देंगे, क्योंकि हमने प्रोडक्ट के लिए क्या निकाला था, केमिकल पोटेंशियल हमारा ये था, और रिएक्टेंट्स के लिए केमिकल पोटेंशियल ये था। तो हम प्रोडक्ट्स के लिए इसको लिख देंगे, जो हमारे पास है स्मॉल एम म्यू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एन म्यू कैपिटल एन।
इस तरीके से लिख देंगे। वैसे ही हम प्रोडक्ट के लिए लिख देंगे यहाँ पर स्मॉल ए म्यू कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी म्यू कैपिटल बी। तो यहाँ लिख देंगे स्मॉल ए म्यू कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी म्यू कैपिटल बी, और इसको हम इक्वेशन थर्ड बोल देंगे। आगे है एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि इक्विलिब्रियम पर जो डेल्टा जी होता है वो जीरो के इक्वल होता है, यानी डेल्टा जी इक्वल जीरो होता है इक्विलिब्रियम पर। तो हम क्या कर देंगे, वहाँ पर डेल्टा जी की जगह पे जो हमने लास्ट अभी रिएक्शन देखी थी वहाँ पर जो डेल्टा जी था उसकी जगह पे हम जीरो रख देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगी। देन यहाँ पे आगे है द केमिकल पोटेंशियल ऑफ द आइस स्पीसीज इन द गैसियस स्टेट इज गिवन बाय। जब हम आइस स्पीसीज के लिए केमिकल पोटेंशियल को लिखेंगे इन द गैसियस स्टेट तो हम लिखेंगे म्यू आई इज इक्वल्स टू म्यू आई नॉट प्लस आर टी एल एन पी आई, और इसको हम इक्वेशन फिफ्थ बोल देंगे। यहाँ पर जो पी आई है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ द आइस कंपोनेंट, एंड जो म्यू आई है यहाँ पर वो है स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमें जो इक्वेशन 5 मिली है और जो इक्वेशन 4 मिली है, अब हम इन दोनों से इसको शॉर्ट आउट करेंगे। यहाँ पर जो हमें इक्वेशन 4 मिली है, इक्वेशन 4 में क्या है म्यू, और यहाँ पर हमें म्यू की वैल्यू पता चल गई, तो हम इक्वेशन 4 में क्या करेंगे, हर जगह इस म्यू की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो क्या होगा देखिए आगे, अब हम इसको करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th। जब हम इसको इक्वेशन 4th एंड 5th से करेंगे तो हम म्यू की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे कैपिटल एम है, कैपिटल एम जैसे हमारे पास इक्वेशन 4 जो थी उसमें देख सकते हैं आप, इक्वेशन 4 में है एम म्यू कैपिटल एम, तो हम म्यू की जगह पे क्या करेंगे, हम यहाँ से इक्वेशन 5th से उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हम इस तरीके से वैल्यू को रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट कैपिटल एम प्लस आर टी एल एन। यहाँ पे पी आई था लेकिन अब हम एम के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे पी एम कर देंगे। वैसे यहाँ पे हम लिखेंगे एन म्यू नॉट कैपिटल एन प्लस आर टी एल एन पी एन, और माइनस करेंगे, देन हम लिखेंगे ए म्यू नॉट ए प्लस आर टी एल एन पी ए माइनस बी म्यू नॉट बी प्लस आर टी एल एन पी बी इक्वल ज़ीरो। हम मतलब जो म्यू की वैल्यू है जो हमें इक्वेशन 5th से मिली थी उसको हम म्यू की वैल्यू को इक्वेशन 4 में हर जगह पुट कर देंगे। देन हम क्या करेंगे, देखिए अब हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और फिर इसमें करेंगे। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये आ गया, इसका इसमें किया तो ये आ गया। वैसे ही सेम इसका इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा। देन माइनस करेंगे, माइनस के सिंबल के बाद इसका इसमें करेंगे और इसका फिर इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा, और बी का इसमें करेंगे तो बी आर टी एल एन पी बी आ जाएगा और इक्वल ज़ीरो है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा, अब हमें जो यहाँ पे मिला है स्मॉल एम म्यू नॉट कैपिटल एम और यहाँ पे है स्मॉल एन म्यू नॉट कैपिटल एन, हम क्या करेंगे इन दोनों को, यानी ये जो दो मिले हैं हमें, इन दोनों को हम एक पास रख देंगे और इन दोनों को हम एक पास रख देंगे यहाँ। देन माइनस करेंगे, वैसे ही सेम इसको और इसको एक पास रख देंगे और इसको एक पास यहाँ रख देंगे और इक्वल ज़ीरो कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला जो है हमारे पास ये पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों को हमने यहाँ लिख दिया है एम आर टी एल एन पी एम एन आर टी एल एन पी एन, ये हमने यहाँ लिख दिया। उसके अलावा ये पार्ट और ये पार्ट जो है उसको हमने यहाँ लिख दिया माइनस करके। देन हम इक्वल का सिंबल लगाएंगे, अब हम यहाँ से ज़ीरो जो आ रहा है इक्वल ज़ीरो इसको हटाएंगे और यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगाएंगे माइनस। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये वाला और ये वाला इसको यहाँ लिख देंगे और ये वाला जो पार्ट है उसको माइनस करके यहाँ लिख देंगे, और जो इक्वल में ज़ीरो था वो हट गया है माइनस में, इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास स्मॉल एम दे रखा है उसको हम इस पी के ऊपर उसकी पावर बना देंगे, स्मॉल एन को इस पी की पावर बना देंगे, यहाँ पर जो स्मॉल है उसको इस पी की पावर बना देंगे, स्मॉल बी को इस पी की पावर बना देंगे। तो सेम लिख देंगे आर टी एल एन पी की पावर एम और यहाँ पर आ जाएगा ये कैपिटल एम। ऐसे ही सेम यहाँ पे आ जाएगा आर टी एल एन पी की पावर स्मॉल एन एन, तो इसको हम इस तरीके से यहाँ तक लिख देंगे। देन ये वाली चीज़ों को हम यहाँ पर सेम लिख देंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब हमने क्या किया है, जो आर टी एल एन पी की पावर स्मॉल एम पी की पावर स्मॉल एन उसको इस एक तरफ लिख दिया है, और यानी कि जो हमारे पास रिएक्शन थी उसमें क्या किया है हमने आर टी एल एन पी की पावर स्मॉल एन और कैपिटल एम, फिर दोबारा से आर टी एल एन पी की पावर स्मॉल एन और कैपिटल एन। तो हमने क्या किया, आर टी एल एन को कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो आर टी एल एन मैंने एक तरफ ले लिया है, पी की पावर स्मॉल एम कैपिटल एम और पी की पावर स्मॉल एन और नीचे कैपिटल एन, इन दोनों को एक तरफ ले लिया है। एज इट इज़ मैंने यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो आर टी एल एन पी की पावर स्मॉल ए कैपिटल ए था
और RTLN P की पावर स्मॉल भी कैपिटल B था। तो मैंने क्या किया है, वहाँ से RTLN को कॉमन इधर और P की पावर स्मॉल a एंड कैपिटल A नीचे और P की पावर स्मॉल b एंड कैपिटल B नीचे, इस तरीके से लिख दिया है। और बाकी का सेम एज इट इज़ मैंने लिख दिया है। देखिए समझ में तभी आएगा जब आप खुद से इसको अपनी नोटबुक में करेंगे, ठीक है। जब आप फर्स्ट टाइम इसको देखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको टफ लगेगा। देन आप इसको खुद से जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप इसको अपनी नोटबुक पे नोट कीजिए। देन आप इसको फिर से दोबारा बिना देखे करिए तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे इसमें क्या होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो RTLN है, जो RTLN है उसको मैंने यहाँ लिख दिया है, ये ऊपर लिख दिया। और ये वाला पार्ट जो इतना, देखिए ये वाला पार्ट तो यहाँ लिख दिया ऊपर, इसको हमने दोनों में से कॉमन ले लिया RTLN, और ये जो पार्ट है उसको नीचे लिख दिया अपॉन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। ये जो वैल्यू है हमारी, अगर आपको याद हो इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड में ये वैल्यू किसके इक्वल थी, जी नॉट प्रोडक्ट के इक्वल थी। तो मैंने यहाँ पे जी नॉट प्रोडक्ट लिख दिया माइनस ये वाली जो वैल्यू थी इक्वेशन फर्स्ट में, वो जी नॉट रिएक्टेंट्स की इक्वल थी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी नॉट रिएक्टेंट्स। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ पर जो RTLN है उसको एज इट इज़ लिख देंगे और बाकी का ये भी एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपको याद हो तो इक्वेशन थर्ड में हमने पढ़ा था डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू जी नॉट प्रोडक्ट माइनस जी नॉट रिएक्टेंट। तो मतलब ये दोनों किसके इक्वल हैं, डेल्टा जी नॉट के। तो यहाँ पर ये हमें इक्वेशन 6 मिल गई है। अब ये जो इक्वेशन 6 हमें मिली है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी इस फॉर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो डेल्टा जी नॉट है वो इस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है सिर्फ, क्योंकि R यहाँ पर गैस कांस्टेंट है। अगर ये टेम्परेचर को यहाँ पे कांस्टेंट कर देते हैं तो ये जो राइट हैंड साइड की इक्वेशन 7 है वो कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये इक्वेशन कांस्टेंट हो जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, ये पार्ट तो हमें एज इट इज़ यहाँ मिल जाएगा और ये पार्ट हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट की जगह हम क्या यूज़ कर लेंगे, KP क्या है, कांस्टेंट। तो ये हमें मिलेगी इक्वेशन 8। यहाँ पर जो हमें इक्वेशन 8 मिली है इसको लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। देखिए मैंने जब लास्ट वीडियो में आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ाया था तो वहाँ मैंने आपको लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाकर के चेक कर लीजिए, पता है तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 8, यहाँ पर हम इक्वेशन 6 और 8 से करेंगे। तो देखिए इक्वेशन 6 क्या है, इक्वेशन 6 है हमारे पास ये, और इक्वेशन 8 है हमारे पास ये। तो जो इक्वेशन 6 है उसमें हम इतने की जगह पे क्या रख देंगे, ये किसके इक्वल है, ये इतना पार्ट इक्वेशन 6 में इक्वल है इस KP के। तो यहाँ पर इक्वेशन 6 में हम इसकी जगह पे KP रख देंगे। तो इन दोनों इक्वेशन से जब हम इसको करेंगे तो RTLN सेम करेंगे और इतना पार्ट जो इक्वेशन 6 में था उसकी जगह पे हमने KP लिख दिया है इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी नॉट। इसको हम रीअरेंज करके करेंगे तो ये इक्वेशन 9 हम इस तरीके से मिल गई है। और जो इक्वेशन 9 है इसको वेंट हॉफ रिएक्शन कहते हैं, वेंट हॉफ रिएक्शन आइसोथर्म कहते हैं। एंड दिस इक्वेशन शोज रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फ्री एनर्जी। और ये जो रिएक्शन मिली है हमें ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फ्री एनर्जी के बीच में रिलेशन को शो करती है। इफ़ द केमिकल पोटेंशियल आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, अगर यहाँ पर जो केमिकल पोटेंशियल है उसको मोल फ्रैक्शन के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो जो हमें म्यू आई की वैल्यू मिलेगी वो ये मिलेगी, KX की वैल्यू जो मिलेगी वो ये मिलेगी, और जो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू मिलेगी यानी जो इक्वेशन 9 है वो इस तरीके से आ जाएगी। अगर हम केमिकल पोटेंशियल को इन द टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में लिखते हैं तो डेल्टा जी की वैल्यू हमें यानी इक्वेशन 9 हमें इसकी फॉर्म में मिलेगी, म्यू आई की वैल्यू ये आएगी, KC की वैल्यू ये आएगी। तो यही था थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।